साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आपके फेवरेट मॉर्निंग शो में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो एक बार फिर से हाजिर हैं हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर, और साथ ही आपको पहलगाम से जुड़ा हुआ हर अपडेट भी बताएंगे। आज बैठक कौन कौन सी होने वाली है वो बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर होंगे, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ। खबर के साथ ही पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें जो मृतक थे उनका पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचाया गया, और अलग अलग जो मृतक रहे हैं अलग अलग हिस्सों के देश के, उनके जो पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच रहे हैं तो मातम पसरा हुआ नजर आ रहा है। देर रात लाया गया शुभम का पार्थिव शरीर। शुभम द्विवेदी का शव पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है पूरे इलाके में ही। हम देखा जा सकता है साफ तौर पर पुर में जब वो पहुंचे तो कैसे जो तस्वीरें सामने आई वो आप देख रहे हैं। आज परिजनों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, लेकिन कानपुर के शुभम द्विवेदी वहां घूमने गए थे परिवार के साथ और बहुत ही खुश थे, एंजॉय कर रहे थे जो वीडियो सामने आए। और उसके कुछ ही देर बाद उनकी हत्या कर दी गई आतंकियों की तरफ से। अब पूरा परिवार गमगीन है, पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। उनका पार्थिव शरीर जब देर रात पहुंचा तो चीख पुकार से पूरा इलाका थर्रा उठा। रात करीबन 2 बजे शुभम का शव जो है उनके घर पर पहुंचा तो हर तरफ गम का माहौल था। पहले उन्होंने शुभम का नाम पूछा, फिर उससे कलमा पढ़ने को कहा, और जब वो कलमा नहीं सुना पाया तो आतंकियों ने शुभम का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। आतंकियों के सामने शुभम की पत्नी ऐश्वर्या अपने सुहाग को बचाने के लिए गिड़गिड़ाई, पति को छोड़ने के लिए हाथ जोड़े, लेकिन दहशत के सामने ऐश्वर्या के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। उसकी आंखों के सामने ही आतंकियों ने पति की गोली मारकर हत्या कर दी। पूछे भी हैं कि आप कौन हैं, और फिर वो कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, ऐसा बताया कि आप अगर सुना देते हैं तो आपको छोड़ देते हैं। तो वो थोड़ा सा नहीं समझ पाए उस चीज़ को, मजाक में लिया उन्होंने, और बस उन्होंने कहा कि नहीं 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 हम हिंदू हैं। बस उसके बाद ही तुरंत गोली मार दी। आपकी बहू पर भी बंदूक तानी थी? बंदूक तानी थी लेकिन उसको छोड़ दिया। कहा गया कि आप सरकार को बताइएगा जाके, इसलिए आपको हम छोड़ देते हैं। तो चुनौती है सरकार के लिए कि ये ऐसी स्थिति में तो चुनौती को स्वीकार करना चाहिए सरकार को, त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। 17 अप्रैल को शुभम और ऐश्वर्या अपने परिवार के 11 लोगों के साथ कश्मीर घूमने के लिए निकले थे और बीती 23 तारीख को ही उनकी कानपुर के लिए वापसी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। जिस तरीके का बर्बरता वहाँ पर हुई है हमारे भाई के साथ, एक तरीके का नरसंहार वहाँ पर किया गया है, नाम पूछकर, धर्म पूछकर, तो वो एक बहुत ही चिन्हित लोगों के खिलाफ जिस तरीके की बर्बरता हुई है, मैं चाहता हूँ कि सरकार उसका उसी रूप में जवाब दे। 12 फरवरी को शुभम और ऐश्वर्या की कानपुर में बड़े धूमधाम से शादी हुई थी। अभी ऐश्वर्या के हाथों की मेहंदी मिटी भी नहीं थी कि आतंकियों ने उसका सिंदूर उजाड़ दिया और 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा टूट गया। और शुभम अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। जैसे ही परिवार वालों को आतंकी हमले की खबर मिली, उनके मन में आशंका गहराने लगी कि शुभम को भी शायद गोली लगी हो। और टीवी चैनल पर जैसे ही खबर चलने लगी तो परिवार में मातम पसर गया। और उस मातम पसरने के बाद में परिवार वाले सिर्फ एक ही गुहार लगाते हुए नजर आए सरकार से, और वो है इंसाफ की। शुभम की मौत की खबर जैसे ही कानपुर में मौजूद बाकी के परिवार को पता चली तो घर में कोहराम मच गया। हमको 2:30 बजे पे जब फोन आया हस्बैंड के पास तो उन्होंने बताया, तो भाई उन्होंने भैया को फोन मिलाया तो उनको ये क्लियर नहीं था कि उसके गोली लग गई है। उन्होंने कहा ऊपर गोलीबारी वगैरह हुई है, शायद उसको गोली लगी, तो हम लोगों को लगा शायद घायल वगैरह होगा। फिर बाद में जब स्पष्ट हुआ कि उसकी डेथ हो गई है, तो अभी तक हम वो वहाँ की लेडीज है, कोई बात करने की स्थिति में ही नहीं है। कानपुर में शुभम के घर पर मातम पसरा हुआ है। शुभम की याद में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। श्रीनगर से फोन की घंटी बजते ही लोग चौंक जाते हैं। हर कोई परिवार को ढांढस बंधाता नजर आता है। शुभम परिवार में एक लौता बेटा था। आतंकवादियों ने न सिर्फ ऐश्वर्या का सुहाग उजाड़ा बल्कि द्विवेदी खानदान के बुढ़ापे की लाठी भी छीन ली। ऐसे दहशतगर्दों की जड़ से सफाई बेहद जरूरी है।
आतंकियों तो बिल्कुल ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए उनको, जहाँ मिल जाए वहीं पर उनको मारा जाए। राइफल रखी लेके एक एक को भून डालूं अगर मिल जाए मौका तो तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक मिल के आतंकवादियों की हत्या की जानी चाहिए, उनको कठोर दंड देना चाहिए। बहुत निर्मम पूर्ण कार्य किया उन्होंने, इसका बदला तुरंत लेना चाहिए सर। यूपी के कोने कोने से देश के दुश्मनों से बदला लेने की मांग उठ रही है। सेना भी शुभम के कातिलों को चुन चुन कर जहन्नुम भेजने की तैयारी में जुट गई है। उरी और बालाकोट के बाद अब आतंकवादियों पर हिंद की एक और बिजली गिरने वाली है। इस बार आतंक का ऐसा फन कुचला जाएगा जिसके बाद कोई भी आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं करेगा। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में भारतीय सरकार पाकिस्तान के प्रति बहुत सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही है। उच्चायुक्त को कल देर रात को तलब किया गया पाकिस्तान के, और कई कड़े फैसले कल सीसीएस की बैठक में भी लिए गए पाकिस्तान को लेकर के। साद अहमद वराइच को साउथ ब्लॉक में तलब किया गया था। बाद पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म करने का फैसला लिया गया है। मोदी सरकार ने देर रात पाकिस्तानी उच्चायुक्त The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. सीसीएस की बैठक में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए। बैठक में अटारी बॉर्डर को बंद करने का फैसला लिया गया और हमले से पहले इस बॉर्डर के जरिए भारत आए लोगों को हिंदुस्तान छोड़ने का फरमान जारी किया गया। The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. भारत पाकिस्तान को आतंकी हमले का जवाब कूटनीतिक तरीके से दे रहा है। पहलगाम से लौटे गृह मंत्री अमित शाह ने सीसीएस की बैठक में मेंबर्स को सबसे पहले ब्रीफ किया, जिसके बाद कई घंटों तक चली सीसीएस की बैठक में ये सभी फैसले लिए गए हैं। और देखिए एक के बाद एक कई बड़े और कड़े फैसले भी भारत सरकार की तरफ से लिए गए हैं। फैसला हुआ, एक्शन भी हो गया। अटारी बॉर्डर की तस्वीरें भी सामने आई हैं क्योंकि बॉर्डर को फैसलों के बाद बंद कर दिया गया है। और इस बीच जितने भी पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो वैलिड पाकिस्तानी वीजा पे भारत में आए हैं, उन्हें एक तय समय सीमा के अंदर छोड़कर अब वापस अपने मुल्क में जाने होगा। यानी कि बॉर्डर को बंद किया गया, पाकिस्तान के साथ तमाम रिश्ते खत्म कर दिए गए हैं। ये मोदी के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है। और इसके साथ में यहाँ पर भारत ने एक्शन लेना कम नहीं किया है। भारत ने एक और एक्शन लिया है, वो है सिंधु जल ट्रीटी को समाप्त करने का एक बड़ा डिसीजन। और इस डिसीजन का असर जो है वो पाकिस्तान पर क्या होगा, कैसे पाकिस्तान एक बूंद पानी के लिए तरस सकता है, आपको दिखा देते हैं रिपोर्ट में। भारत में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान अब बूंद बूंद को तरसने वाला है। पहलगाम हमले के बाद अब पाकिस्तान पर कड़ा एक्शन लेते हुए उसको प्यासा मारने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुए फैसले में 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। The seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत 6 नदियां ब्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी के इस्तेमाल को लेकर नियम तय किए गए। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां चिनाब, झेलम और सिंधु से पूरा पानी मिलता है। वहीं भारत को सतलज, ब्यास और रावी नदियों का पानी मिलता है। आपको बता दें कि आजादी के बाद पाकिस्तान के साथ
कई जंग लड़ चुके भारत ने कभी भी इस समझौते को नहीं तोड़ा और न ही पाकिस्तान का पानी रोका। हालांकि लंबे समय से भारत से इस जल संधि को तोड़ने की मांग की जा रही थी। अब भारत ने आखिरकार वो फैसला ले लिया है। कार्रवाई की है, इस बार भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने और श्री अमित भाई शाह साहब ने, दोनों ने इसके ऊपर पूरा अल्टीमेटम दिया है और वो काम हो भी रहा है। अभी उनके साथ कोई भी संधि तक हुई होगी, उस सभी संधि को रद्द कर देना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है सरकार ने जो अभी जल संधि को रद्द कर दी है, एक अच्छा डिसीजन लिया है। वर्ल्ड बैंक की लंबी मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता की 17 लाख एकड़ जमीन पानी को तरस गई थी। अब इस समझौते को पूरी तरह से रद्द करने के बाद भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ रख दी है। आतंकियों की तलाश में जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है और कुलगाम में सेना आतंकियों के बीच एनकाउंटर भी हुआ है। और बड़ी बात यह कि बारामूला में 2 आतंकियों को ढेर भी किया गया है। लेकिन फिलहाल जो इलाका जहां पर आतंकी हमला हुआ, उस इलाके के आसपास जितने भी एरियाज हैं, उन सब में भारी सेना बल की जो तैनाती है वो की गई है। लगातार हेलीकॉप्टर्स के जरिए, प्लेन्स के जरिए निगरानी की जा रही है। और क्योंकि पूरा इलाका जंगल से घिरा हुआ है, ऐसे जंगल में भी सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है सेना की तरफ से और चुन चुन कर एक एक आतंकी के खात्मे की पूरी तैयारी कर ली गई। एक रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना का ऑपरेशन जारी है। सैनिक लगातार पहलगाम और उसके आसपास के जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं और पहलगाम में आतंकियों ने जो कायराना हरकत की है, उसका जवाब देने के लिए लगातार उनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद सेना की तरफ से कुल 1500 संदिग्धों से पूछताछ की जा चुकी है। आतंक पर लगातार सेना का एक्शन जारी है। इसी कड़ी में सेना ने कुलगाम इलाके में लश्कर के 3 से 4 आतंकियों को घेर दिया। पूरी रात इस इलाके में गोलियों की आवाज सुनाई देती रही। कुलगाम के अलावा सेना ने बारामूला में भी बड़ा एक्शन लिया है। सेना ने बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के पास हाजीपीर सेक्टर में 2 घुसपैठियों को मार गिराया। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए जा चुके हैं। हमारी सर्वेलेंस, हमारे ड्रोन्स और साथ ही जमीन पर लगाई हुई एम्बुश पार्टीज को रीडिप्लॉय और रीसाइट किया गया। आतंकवादियों की लाइन ऑफ कंट्रोल की नजदीक आती हुई हरकत को लगातार ट्रैक किया गया। तकरीबन 3 बजे आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे एंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आर्मी और सीएपीएफ के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पहलगाम से लगे हुए कई एरिया में अपने सर्च अभियान चला रहे हैं। लोकल इंटेलिजेंस के मुताबिक आतंकियों के खात्मे तक सेना इन इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाती रहेगी। पहलगाम में जहां आतंकी हमला हुआ था, सेना ने उस इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और उसके आसपास भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहीं पर जो है आतंकी हमला था। आसपास जो इलाके है फॉरेस्ट एरिया है और इस फॉरेस्ट एरिया में सुरक्षा बल लगातार जो आतंक विरोधी अभियान है उसको अंजाम दे रहे हैं। कहीं न कहीं पर ये जरूर सुरक्षा बल के पास इनपुट है कि इस आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद जो आतंकवादी है वो इन्हीं जंगलों में कहीं न कहीं पर छुप गए हैं। तो ऐसे में जो सुरक्षा बल है वो इस ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। भारत पर हमला करने वाले आतंकियों का अंत आ गया है। आतंकी जिस भी बिल में छिप जाए, भारतीय सेना ने अब ठान लिया है कि वो उन्हें हर हाल में खोजकर खत्म कर देगी और पहलगाम में हुए हमले का बदला लेगी। भारतीय सरकार आतंकियों को पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है और उनको पकड़ के ही दम लेगी। इस सबके बीच में 20 लाख रुपए का इनाम उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो कि ये सूचना देगा आतंकियों से जुड़ी हुई। और ये भी बताया गया है कि उस व्यक्ति का, उस शख्स का पहचान भी गुप्त रखा जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि आतंकियों को पकड़ने में मदद करनी। देखिए, लोकल्स की मदद जरूरी होती है क्योंकि वो इन आतंकियों को हो सकता है कहीं देखा उन्होंने, और ऐसे में पहचान जो बताएगा उसे 20 लाख का इनाम दिया जाएगा। और बाकायदा जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी और समाज को एक मैसेज देने के लिए और इन आतंकियों को पकड़कर इनका खात्मा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनका सेना की गिरफ्त में आना, पुलिस की गिरफ्त में आना। और लोगों से देखिए अपील भी की गई है कि आप डरिए मत, आपकी पहचान सामने नहीं रखी जाएगी क्योंकि फिर उनके ऊपर कोई खतरा ना हो, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। लोग बिना डरे आगे आए, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। पोस्टर्स भी जारी किए गए, आपको एक रिपोर्ट में जानकारी देते हैं। और
एक्चुअली सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो वहाँ जो लोकल कश्मीरी है उनकी जिंदगी पर पड़ेगा, उनका टूरिज्म पूरा, क्योंकि समर सीजन है वो बेकार हो जाएगा। क्योंकि जो पर्यटक हैं जो वहाँ जाने का प्लान कर रहे थे, जैसे आतंकी हमला हुआ, हर किसी के मन में डर है, हमारे भी होगा, आपके भी होगा, और इसीलिए टूरिस्ट बड़ी संख्या में अपनी जो बुकिंग्स है उन्हें कैंसिल कर रहे हैं। और इसलिए श्वेता लगातार ये कहा जा रहा है कि इन आतंकवादियों ने टूरिस्ट से ज्यादा सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो अगर दूसरे नंबर पे पहुंचाया तो वो है कश्मीर घाटी के उन लोगों को, क्योंकि रोजगार के ऊपर छुरा भोंका गया है। और आगे अभी तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आ रही है, जो डल झील जो पर्यटकों से गुलजार रहती थी वहां पर सन्नाटा पसरा है, आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम बर्बर आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट प्लेस खाली होने लगे हैं। आतंकी के बाद जम्मू कश्मीर पर दोहरी मार पड़ रही है। घाटी में मौजूद टूरिस्ट जहां लौट रहे हैं तो वहीं जाने वाले पर्यटक बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। घूमने के लिए है, तो अभी घूम नहीं पाया? घूम नहीं पाया। तो वहाँ से कहा गया कि आप लोग जाइए वापस? जाएगा वैष्णो देवी। आप वैष्णो देवी जाएंगे ना आप लोग? मतलब पहलगाम से कह दिया गया कि आप लोग वापस जाइए। हाँ, वैष्णो देवी जाएगा, वैष्णो देवी जब जाएगा। तो आप लोग कहाँ थे जहाँ पर ये कल हमला हुआ था? उससे कितनी दूर थे? 10 किलोमीटर। तो उसके बाद जो है आप लोगों से कहा गया कि वापस जाइए। हाँ। तो ये खाली कर दिए, बोल लो होटल खाली कर देते बोल लो। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद डल झील पर पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई है। डल झील पर शिकारा चलाने वाले भी टूरिस्ट की घटती संख्या से परेशान हैं। कश्मीर में पर्यटन ही लोगों की रोजी रोटी का साधन है। पहलगाम में हुए हमले के बाद पर्यटकों के दिल में डर है और डल झील के किनारे भी सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत कम है, आप खुद भी देख रहे हैं, शिकारा जो है खाली पड़े हैं, बहुत मतलब बिल्कुल काम कुछ है नहीं, आप खुद भी देख रहे हैं जी। इसके पीछे की वजह कहीं न कहीं जिस तरीके से हमला हुआ। जी बिल्कुल, क्योंकि कश्मीर जो है वो पूरा निर्भर है इसी टूरिज्म पे, और यहाँ प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं है, जो कुछ है टूरिज्म से है। पहलगाम की बैसरण घाटी में जहां हमला हुआ वहां की पगडंडियों पर अब सैलानियों के जूते, चप्पल और सामान बिखरा दिखाई दे रहा है, जो इस हमले का शिकार हुए। देखिए, पर्यटकों के किसी की टोपी गिरी हुई है और किसी के जूते गिरे हुए हैं। जहां भी आप नजर दोहराएंगे कोई ना कोई चीज जो है वो पर्यटकों ने यहीं पे छोड़ दी है। उस वक्त सबसे प्राथमिकता उनके लिए थी अपनी जान को बचाना। भगदड़ मच गई और ये देखिए जो पर्यटक हैं उन्होंने अपने जूते जो है यहीं छोड़ दिए। इस रास्ते पे जहां पे भी आप जाएंगे इसी कीचड़ में वो पर्यटक फंस गए थे। जम्मू कश्मीर में घट रहे आतंकवाद के बाद पिछले कई सालों से यहाँ अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही थी। देश विदेश से सैलानी यहाँ घूमने के लिए आए थे, मगर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों के दिलों में एक बार फिर डर ने घर कर लिया है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, आज ऑल पार्टी मीटिंग इसी को लेकर बुलाई गई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रीफ करेंगे सभी पार्टी के नेताओं को पहलगाम हमले से जुड़ी हुई हर जानकारी। शाम 6 बजे बताया जा कि इस मीटिंग को बुलाया गया है, जानकारियां की चर्चा इसमें की जाएगी और जितने भी इनपुट्स हैं उससे इंक्वायरी ली जाएगी। बताते हैं कि पहलगाम में टेरर अटैक के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। पार्लियामेंट में ये बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अगुवाई करेंगे। विपक्ष को इसके बारे में जानकारी दी जाए। बहुत जरूरी है कि दलगत राजनीति से इतर सभी पक्ष के जो लीडर्स हैं वो सामने आए। पाकिस्तान परस्त आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं के पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष एकजुट होकर सुरक्षा को लेकर जितने भी उपाय हैं उनके ऊपर भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी। क्या कुछ बड़े कदम हैं जो कि अब तक उठाए गए हैं और क्या कुछ बड़े कदम हैं जो कि उठाए जा सकते हैं आतंकवाद को रोकने के लिए, ऑन द स्पॉट एक्शन लेने के लिए और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने के लिए। रक्षा मंत्री ने क्या इसको लेकर कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी सूरत में डराया नहीं जा सकता।
ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। और इस बीच पहलगाम अटैक को लेकर बागेश्वर का गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और हमें एकजुट होने की जरूरत है। हिंदुओं को जागने की जरूरत है। शस्त्र और शास्त्र दोनों का संरक्षण करने की जरूरत है। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से पहलगाम हमले के बाद ये बड़ी और बात कही है। इस बीच उन्होंने यहाँ तक इस बात का जिक्र किया कि हिंदुस्तान में हिंदू होना ही, अगर हिंदू हैं हम, वही घातक हो जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है। और इसलिए शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र का भी संरक्षण करना हिंदू समुदाय के लिए जरूरी है। और इस बीच उनके द्वारा ये भी कहा गया कि 80% हिंदू हिंदुस्तान में रहते हैं और एकजुट होने की हमें जरूरत है। एक बार आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। हिंदुस्तान में ही हिंदू होना अगर घातक हो जाए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। पहलगाम में जो घटना हुई इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने ना एससी पूछा, ना एसटी पूछा, ना ओबीसी पूछा, ना सवर्ण पूछा। उन्होंने ना ये पूछा कि तुम तमिल बोलते हो या मराठी बोलते हो या गुजराती बोलते हो या पंजाबी बोलते हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा, क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में हिंदू होने पर खतरे में, और वहां जहां तुम 80% हो। क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम लोग बटे। टाइम्स नाउ भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। और जम्मू में जो आतंकी हमला हुआ, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है, क्योंकि आतंकियों ने पूछ कर, धर्म चुन कर जैसे लोगों की जानें ली हैं, उसके बाद हर किसी में गम और गुस्सा है। इस बीच आपको वीडियो दिखाएंगे कोलकाता एयरपोर्ट का, जब बितान अधिकारी और समीर गुहा का पार्थिव शरीर कोलकाता लाया गया तो क्या कुछ वहां पर सुनाई दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों की कायराना करतूत और बेगुनाहों का कत्लेआम। कई परिवार उजड़ गए, किसी का पति मारा गया तो कोई अनाथ हो गया। दहशतगर्दों ने चुन चुन कर हिंदुओं का धर्म पता करके गोली मारी। जो मारे गए उनके परिवार में मातम पसरा है, लेकिन दर्द के साथ गुस्सा भी है। बुधवार को बितान अधिकारी और समीर गुहा का पार्थिव शरीर कोलकाता लाया गया तो सुवेंदु अधिकारी भी एयरपोर्ट पहुंचे और मृतकों के परिवार से मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर जो बातचीत हुई आप खुद ही सुनिए। सुना आपने, आतंकियों ने बितान अधिकारी को कलमा पढ़ने को कहा, लेकिन जब वो कलमा नहीं पढ़ सका तो आतंकियों ने बितान को गोली मार दी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जिस तरह गाजा में इजरायल ने आतंकियों का सफाया किया, उसी तरह भारत को भी हिंदू विरोधी आतंकियों का नामो निशान मिटा देना चाहिए। हिंदुस्ताने हिंदू के खून করে গাজা শেষ হয়েছে, ইসরায়েল শেষ করেছে, আমরাও শেষ করব। হিন্দু বলে খুন করে দিয়েছে, আমরা হিন্দুস্তানি। पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद एक्शन की मांग हो रही है, वो भी ऐसे एक्शन की मांग जो पहले किसी ने सुना नहीं। इस्लामिक संतरास मुर्दाबाद, 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 इस्लामिक संतरास मुर्दाबाद, 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 हिंदू शहीद अमर रहे, हिंदू शहीद अमर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद।
अमेरिका में काम करने वाले ब्रिटान अधिकारी अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे के साथ गर्मियों की छुट्टियों में इसी महीने की शुरुआत में भारत लौटे थे। कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीरें आपने देखी, इस बीच कानपुर की भी दिखाते हैं, जहां पर देर रात करीबन 2 बजे पार्थिव शरीर लाया गया शुभम द्विवेदी का, तो लोगों का रो बुरा हाल हो गया वहां पर। और आज 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा शुभम द्विवेदी का। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचेंगे और साथ ही परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं। जैसे उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, वहां मातम पसर गया। कानपुर के हाथीपुर में रहने वाले शुभम द्विवेदी का 11 अंतिम संस्कार होगा। रात में 2 बजे उनका शव उनके घर पहुंचा। गम का माहौल था, भीड़ पहले से ही उनके आखिरी दर्शन के लिए इंतजार कर रही थी। तो आसपास के लोगों की भारी भीड़ भी देखी जा रही थी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। पहले उन्होंने शुभम का नाम पूछा, फिर उससे कलमा पढ़ने को कहा, और जब वो कलमा नहीं सुना पाया तो आतंकियों ने शुभम का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। आतंकियों के सामने शुभम की पत्नी ऐश्वर्या अपने सुहाग को बचाने के लिए गिड़गिड़ाई, पति को छोड़ने के लिए हाथ जोड़े, लेकिन दहशत के सामने ऐश्वर्या के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। उसकी आंखों के सामने ही आतंकियों ने पति की गोली मारकर हत्या कर दी। पूछे भी आप कौन हैं, और फिर वो कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, ऐसा बताया बहू ने कि आप अगर सुना देते हैं तो आप तुम छोड़ देते हैं। तो वो थोड़ा सा नहीं समझ पाए उस चीज़ को, मजाक में लिया उन्होंने, और बस उन्होंने कहा कि नहीं 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 हम हिंदू हैं, बस उसके बाद ही तुरंत गोली मार दी। आपकी बहू पर भी बंदूक तानी थी? बंदूक तानी थी, लेकिन उसको छोड़ दिया। कहा गया कि आप सरकार को बताइएगा जाके, इसलिए आपको हम छोड़ देते हैं। तो चुनौती है सरकार के लिए एक ये ऐसी स्थिति में तो चुनौती को स्वीकार करना चाहिए सरकार को, और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। 17 अप्रैल को शुभम और ऐश्वर्या अपने परिवार के 11 लोगों के साथ कश्मीर घूमने के लिए निकले थे, और बीती 23 तारीख को ही उनकी कानपुर के लिए वापसी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। जिस तरीके का बर्बरता वहाँ पर हुई है हमारे भाई के साथ, एक तरीके का नरसंहार वहाँ पर किया गया है, नाम पूछकर, धर्म पूछकर, तो वो बहुत ही चिन्हित लोगों के खिलाफ जिस तरीके की बर्बरता हुई है, मैं चाहता हूँ कि सरकार उसका उसी रूप में जवाब दे। 12 फरवरी को शुभम और ऐश्वर्या की कानपुर में बड़े धूमधाम से शादी हुई थी। अभी ऐश्वर्या के हाथों की मेहंदी मिटी भी नहीं थी कि आतंकियों ने उसका सिंदूर उजाड़ दिया, और 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा टूट गया। तो शुभम अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। जैसे ही उनकी हत्या की खबर मिली, परिवार का रो रो कर बुरा हाल था, और जैसे ही वो खबर हमले की, परिवार वालों को पहले ही ये अंदेशा परेशान करने लगा था कि शायद शुभम को गोली लगी हो। और उसके बाद टीवी चैनलों पर जब खबर चलने लगी तो परिवार में हर कोई गमगीन हो गया। और चैनल्स पे खबर को सुनने के बाद में, पढ़ने के बाद, देखने के बाद और इस बात को जानने के बाद कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उनका परिवार का सदस्य अब जा चुका है, केवल एक ही गुहार वो सरकार से लगा रहे हैं, और वो है इंसाफ की गुहार। शुभम की मौत की खबर जैसे ही कानपुर में मौजूद बाकी के परिवार को पता चली तो घर में कोहराम मच गया। हमको 2:30 बजे पे फोन आया हस्बैंड के पास, तो उन्होंने बताया, तो भाई उन्होंने भैया को फोन मिलाया, तो उनको ये क्लियर नहीं था कि उसके गोली लग गई है। उन्होंने कहा ऊपर गोलीबारी वगैरह हुई है, शायद उसको गोली लगी, तो हम लोगों को लगा शायद घायल वगैरह होगा। फिर बाद में जब स्पष्ट हुआ कि उसकी डेथ हो गई है, तो अभी तक हम वो वहाँ की लेडीज है, कोई बात करने की स्थिति में ही नहीं है। कानपुर में शुभम के घर पर मातम पसरा हुआ है। शुभम की याद में आंसू रुकने का नहीं ले रहे। श्रीनगर से फोन की घंटी बजते ही लोग चौंक जाते हैं। हर कोई परिवार को ढांढस बंधाता नजर आता है। शुभम परिवार में एक इकलौता बेटा था। आतंकवादियों ने न सिर्फ ऐश्वर्या का सुहाग उजाड़ा, बल्कि द्विवेदी खानदान की बुढ़ापे की लाठी छीन ली। ऐसे दहशतगर्दों की जड़ से सफाई बेहद जरूरी है। आतंकियों तो बिल्कुल ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए, उनको जहां मिल जाए वहीं पर उनको मारा जाए। राइफल भी रखी लेके एक एक को भून डालूं अगर मिल जाए मौका तो तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक एक बिन बिन के आतंकवादियों की हत्या की जानी चाहिए, उनको कठोर दंड देना चाहिए। बहुत निर्मम
कार्य किया है उन्होंने, इसका बदला तुरंत लेना चाहिए सर। यूपी के कोने कोने से देश के दुश्मनों से बदला लेने की मांग उठ रही है। सेना भी शुभम के कातिलों को चुनकर जहन्नुम भेजने की तैयारी में जुट गई है। उरी और बालाकोट के बाद अब आतंकवादियों पर हिंद की एक और बिजली गिरने वाली है। इस बार आतंक का ऐसा फन कुचला जाएगा जिसके बाद कोई भी आंख कर देखने की हिम्मत तक नहीं करेगा। और श्वेता, जब ये अटैक की खबर हमें मिली थी और जब हमने भी सोशल मीडिया खोला और जानकारियां हमारे तक पहुंच रही, तो सबसे पहली तस्वीर हमने देखी थी वो थी एक लेडी की तस्वीर, आपने भी देखी होगी, जो कि एक अपने बेजान पति के पास में बैठी होती है। लेकिन मन रुआंसा तब हुआ जब ये पता चला कि उनकी शादी 6 दिन पहले ही हुई थी। 16 अप्रैल को लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने अभी हिमांशी के साथ मसूरी में 7 फेरे लिए थे और सोचिए उसके बाद हनीमून पर यह कपल गया हुआ था और हिमांशी जो अपने पति के साथ गई थी, हाथों में मेहंदी लगाकर वो अकेले वापस लौटी। 22 अप्रैल 2025, निशब्द, नीरव, कलेजे को चीर देने वाली तस्वीर। इस दुल्हन की पथराई आंखें जमीन पर बेजान पति के पार्थिव शरीर को निहार रही हैं। सामने नौसेना अधिकारी विनय नरवाल का निर्जीव देह है। साथ में है बेबसी, एक ऐसा गम जिसे शब्दों से बयां करना असंभव है। हिमांशी की आंखों में आंसू नहीं है, वो बहकर सूख चुके हैं। अब वो बस शून्य है, एक गहरा सन्नाटा है जो शोर मचाकर पूछ रहा है, हिंदू होना जुर्म तो नहीं है? फिर उसके सुहाग की सांसों को संगीनों से क्यों खामोश कर दिया दहशतगर्दों ने? पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। 16 अप्रैल 2025, एक नई जिंदगी की शुरुआत का दिन था। सुहाग के लाल जोड़े में सजी थी ये दुल्हन। आंखों में सपने थे, दिल में अरमानों का समंदर समाया हुआ था। लेकिन किससे पता था कि महज कुछ ही दिन में उसका पूरा संसार उजड़ जाएगा। 16 अप्रैल को शादी हुई थी। शादी के 7वें दिन पति को आतंकियों ने गोली मार दी। 22 अप्रैल को आतंकियों ने कायराना तरीके से गोलीबारी कर भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की जान ले ली। जो हाथ अभी चूड़ियों से सजे थे, वो पति के पार्थिव शरीर को छूकर सुन्न हो गए हैं। जो आंखें अभी सपनों से भरी थीं, उन आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। तिरंगे में लिपटे पति को अंतिम विदाई देती हिमांशी की तस्वीर ने पूरे देश को हिला दिया।